बेटा, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया हैं। चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पेपर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के साथ। सीए इंटर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस ग्रुप 2। बेटा सबसे पहली बात, सब लोग ठीक हैं, बढ़िया हैं। चलिए शुरू करते हैं सिलेबस के साथ। आज की इस क्लास में मैं पहले आपको सिलेबस समझाऊंगा, पेपर का पैटर्न बताऊंगा और थोड़ा सा ऑडिटिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा जस्ट, ताकि आपको सब्जेक्ट का आइडिया लग सके। इज इट ओके? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, पेपर का पूरा नाम क्या है सर? मेरा पेपर का नाम है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। अभी आपको ये वर्ड समझ अपने आप आ जाएंगे, व्हाट इज ऑडिटिंग एंड व्हाट इज एश्योरेंस। पेपर का नाम है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, ठीक है। सीए इंटर आपके सिलेबस में 13 चैप्टर्स हैं टोटल। आपके सिलेबस में टोटल 13 चैप्टर्स हैं जिनकी एग्जाम वेटेज 100 मार्क्स की रहेगी। अगर हम इसका कंपोजिशन देखें कि 100 मार्क्स कैसे हुए, तो 70 मार्क्स का तो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म, और 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे हम बोलते हैं एमसीक्यूज। 30 मार्क्स के वो हैं, 70 का डिस्क्रिप्टिव है। तो 13 चैप्टर्स हैं, 100 मार्क्स की वेटेज है। सिलेबस बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। चीज़ें समझ आ गई तो लर्न करने में टाइम नहीं लगेगा। इज इट ओके? तो शुरुआत करते हैं व्हाट इज ऑडिटिंग के साथ। सबसे पहला सवाल, आइए, मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले से सोच रखे हैं आपके लिए। इन क्वेश्चंस को मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, हम दोनों मिलके इसको आंसर करेंगे। इज इट ओके? मेरी रिक्वेस्ट है, पेपर पेन निकाल लीजिएगा, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और साथ साथ लिखिएगा। थ्योरी ना भाई कोई कैसे भी कराए, कोई कैसे भी पढ़ाए, मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो थ्योरी पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं। अगर हम टीचर को सिर्फ बैठ के सुनते हैं ना तो नींद आ जाती है, क्योंकि लाइफ तो फेस टू फेस तो ये हमारे सामने है नहीं ना कि डर होगा कि टीचर धमका देगा, चौक मार देगा। यहाँ तो भैया स्क्रीन पे चल रहा है, और स्क्रीन पे तो बड़े बड़े मेरे जैसे लोग तो मूवी देखते देखते सो जाते हैं, और तुम लोग तो टीचरों को सुन के सो गए ही सोगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है तुम लोगों को, एक बार अपना पेपर पेन निकाल लो और साथ साथ लिखना। इज इट ओके? शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। व्हाट इज ऑडिटिंग? सुने किसी ने वर्ड व्हाट इज ऑडिट या ऑडिटिंग? एक ही बात है, ऑडिटिंग होता क्या है? हाँ, एनी आइडिया, एनी ऑफ यू? व्हाट इज ऑडिटिंग? देखो बेटा, मैं स्टूडियो में बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे सामने कोई नहीं है, बट मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम लोग मेरे सामने बैठे हो, इसलिए प्लीज आंसर करो अगर आता है। व्हाट इज ऑडिटिंग? सर ऑडिटिंग का मतलब होता है, देखो मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा प्लीज, मैं अभी बिल्कुल देसी भाषा में समझा रहा हूँ, मैं टेक्निकल पार्ट पे नहीं जा रहा अभी। इज इट ओके? व्हाट इज ऑडिटिंग? सर ऑडिटिंग का मतलब टू चेक। जब हम कोई चीज चेक करते हैं तो उसे बोलते हैं ऑडिटिंग। यस, मेरा सवाल, व्हाट इज ऑडिटिंग? ऑडिटिंग का मतलब किसी चीज को चेक करना। जब मैं कोई चीज चेक कर रहा हूं तो उसे ऑडिटिंग बोलते हैं। सर क्या इसको एग्जामिनिंग भी बोल सकते हैं? हाँ, एग्जामिन का मतलब भी तो ऑडिटिंग ही होगा। सर कोई चीज वेरीफाई करना भी ऑडिटिंग होता है? यस बेटा, आप कोई भी वर्ड बोल सकते हो। हम बोलते हैं ना, चेकिंग करना, एग्जामिन करना, वेरीफाई करना, जांच करना, हिंदी में बोलते हैं जांच करना। ऑडिटिंग का मतलब कोई चीज चेक करना, कोई चीज जांच करना, कोई चीज वेरीफाई करना, कोई चीज एग्जामिन करना। आई होप आपको ऑडिटिंग का मतलब क्लियर है। कोई चीज चेक करना, कोई चीज एग्जामिन करना, कोई चीज वेरीफाई करना। इज इट ओके? क्वेश्चन 1 क्लियर है सबको? ओके, मेरा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों से, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑडिट? ऑडिट कितने तरह का होता है? मैं फिर बोल रहा हूं, मैं बुकिश बात अभी नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल देसी भाषा में बात कर रहा हूं। ऑडिट कितने प्रकार का होता है? तो आंसर इज ऑडिट नाना प्रकार का हो सकता है। ऑडिट बहुत वैरायटी का हो सकता है। देखो, फाइनेंशियल ऑडिट हो सकता है। सर फाइनेंशियल ऑडिट अभी बताता हूं, पहले लिखने दो 1 मिनट। फाइनेंशियल ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट क्या होगा सर? फाइनेंशियल ऑडिट में ये देखा जाएगा कि कंपनी या बिजनेस की जो फाइनेंशियल बुक्स हैं, जो अकाउंट्स है, क्या वो सही है? हाँ सर, फाइनेंशियल ऑडिट का मतलब कंपनी का फाइनेंस देखना, क्या कंपनी का हिसाब किताब बिल्कुल सही है? ठीक है सर। सर फाइनेंशियल के अलावा और कौन कौन से ऑडिट हो सकते हैं? ऑपरेशनल ऑडिट हो सकता है बेटा, ऑपरेशंस का ऑडिट, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग का ऑडिट, कंपनी की सेल्स का ऑडिट, ऑपरेशंस देखना कंपनी की। अभी फॉर एग्जांपल एक गाड़ी की कंपनी, एक गाड़ी लॉन्च हुई थी इंडिया में लास्ट ईयर, एमजी हेक्टर नाम से गाड़ी लॉन्च हुई। ठीक है, हुआ क्या कि आप अगर उसको आज भी यूट्यूब पे उसके बारे में पढ़ोगे ना, तो लोग लिख रहे हैं, कमेंट लिखते हैं कि ये कंपनी गलत है, ये कंपनी डिलीवरी दे ही नहीं रही, हमारे को बुकिंग कराए 6-6 महीने हो गए हैं, ये डिलीवरी नहीं मिल रही।
डिलीवरी का बहुत बड़ा इशू है, लोगों ने गाड़ी बुक कराई लेकिन गाड़ी अवेलेबल ही नहीं है, गाड़ी की बुकिंग ही नहीं मिल रही। मतलब मैंने बुक कर दी, कंपनी ने बोला 3 महीने में आपको डिलीवर हो जाएगी, लेकिन उसमें टाइम लग रहा है। और इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है यार, वो बेचारी नई कंपनी इंडिया में आई थी, उसको नहीं पता था इंडिया में इतना अच्छा उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। वही कंपनी ना जिसमें बोलते नहीं है, हाई एमजी ओपन द सनरूफ, एमजी प्लीज ओपन द ऑन द एसी। अब इस कंपनी को इतना उम्मीद नहीं था, लोगों ने ऐसा डिमांड से गाड़ी बुक करी इस कंपनी की। अब एमजी कंपनी मेरे पास आई, बोली अश्मीत सर, मैंने कहा बोलो एमजी बोलो, हाय एमजी बोलो। बोली अश्मीत सर हमारे ना कस्टमर्स ना बहुत नाराज़ हो रहे हैं, रिफंड मांग रहे हैं, आप प्लीज़ एक बार देखोगे कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है हमारे ऑपरेशंस में, ऑपरेशनल ऑडिट कर दोगे। मैंने कहा ठीक है एमजी, लाओ मैं कर देता हूँ ऑडिट। अब ऑपरेशंस में मैंने क्या देखा, इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, ये एक महीने में कितनी गाड़ियाँ डिलीवर कर सकते हैं, एक महीने में कितनी गाड़ियाँ बना सकते हैं। सपोज करो इन्होंने 1 साल की बुकिंग लेके रख ली, अब अगर 1 साल की बुकिंग लेके रख ली तो मैं देखूंगा ना कि भैया 1 साल में क्या आप डिलीवर कर भी पाओगे गाड़ियाँ। मैंने इनको समझाया कि आप मैक्स टू मैक्स 3 महीने की बुकिंग लो, मैक्स टू मैक्स, उसके बाद बुकिंग क्लोज कर दो अपनी, पहले 3 महीने की बुकिंग क्लियर करो, फिर अगले 3 महीने की फिर से बुकिंग ले लो। तो ऑपरेशन ऑडिट ऐसा होता है। फाइनेंशियल ऑडिट हो गया, ऑपरेशनल ऑडिट हो गया। अब मुझे एक दिल्ली के गवर्नर साहब ने बुला लिया, बोला अश्मीत जी, मैंने कहा हाँ जी सर। बोला यार ये ना दिल्ली में पोल्यूशन बहुत तंग कर रहा है। मैंने कहा हाँ जी सर। बोला एक बार आप इन्वायरमेंट का ऑडिट कर दोगे। मैंने कहा इन्वायरमेंट का ऑडिट। बोले हाँ सर, जरा देख के बताना कि हमारे दिल्ली में हार्मफुल गैसेस कितनी है। आपने तो अक्सर देखा ही होगा ना, दिल्ली में पोल्यूशन का तापमान बढ़ गया बहुत ज़्यादा, दैट इज़ एनवायरमेंटल ऑडिट, जिसमें हम ये जांच करेंगे कि पोल्यूशन वगैरह से हमारे इन्वायरमेंट को क्या नुकसान हो रहा है। अभी 2-4 दिन पहले सपोज करो मुझे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने बुला लिया, बोला अश्मीत जी। मैंने कहा बोलो सर। बोले एक कोविड का ऑडिट कर दो। मैंने कहा सर कोविड का ऑडिट। बोले हाँ जांच कर दो ना, दिल्ली में कितने लोगों को कोविड है। अब मैं ये कितना मुश्किल होगा ना दिल्ली ये जांच करना कि दिल्ली में कोविड कितने लोगों को है। ये तो हर घर में जाके हर किसी के मुंह में डाल के चेक करना, वो जो डिवाइस होती है कितने लोगों को कोविड है। देखो मुद्दे पे आओ, हम मजाक बाद में कर लेंगे। ऑडिट किसी भी चीज का हो सकता है यार, बुक्स का ऑडिट हो सकता है, इन्वायरमेंट का ऑडिट हो सकता है, एयर क्वालिटी का ऑडिट हो सकता है, बीमारी का ऑडिट हो सकता है, किसी भी चीज की जांच करवाई जा सकती है। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑडिट। आई होप आपको क्लियर है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑडिट। मेरा थर्ड क्वेश्चन आप लोगों से, व्हाट एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू गेट ऑडिटेड, या विच एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू गेट ऑडिटेड, किस एंटिटी को अपना ऑडिट कराना जरूरी है। तो आंसर इज सर ये एंटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा कि उसको ऑडिट करवाना है या नहीं, ये उसके ऊपर जो लॉज एप्लीकेबल हैं वो तय करेंगे। विच एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ऑडिट, मेरा जवाब टू गेट ऑडिटेड, तो जवाब है ये एप्लीकेबल लॉज पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर का कोई एक्ट नहीं है। हाँ, सोल प्रोप्राइटर्स को इनकम टैक्स एक्ट मानना पड़ता है। अब उनका अपना तो कोई एक्ट नहीं है बट उनको इनकम टैक्स एक्ट मानना पड़ता है। सर क्या सोल प्रोप्राइटर्स को ऑडिट करवाना पड़ता है? बेटा हाँ, इनकम टैक्स एक्ट में आप पढ़ते हैं एक कुछ क्राइटेरियाज होते हैं उनके टर्नओवर के। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ तक का टर्नओवर है, सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ऑडिट मत करवाइए। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ के बियॉन्ड है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो मुद्दे की बात, सोल प्रोप्राइटर कौन होता तय करने वाला कि उसको ऑडिट करवाना है या नहीं करवाना, ये तो उस पर जो लॉ लग रहे हैं वो बताएंगे क्या उसको ऑडिट करवाना है या नहीं करवाना। सपोज करो एक सोल प्रोप्राइटर है, उस पर इनकम टैक्स एक्ट कहता है ऑडिट तब करवाना जब उसका टर्नओवर 1 करोड़ का है। मान लो उसका टर्नओवर 50 लाख का ही है, इनकम टैक्स एक्ट के दायरे के अंदर वो नहीं फंसा, बच गया। सोल प्रोप्राइटर बोला सर मेरे पे कोई लॉ नहीं है जो मुझे कह रहा है ऑडिट करवाने को, क्या मैं अपनी मर्जी से अपना ऑडिट करवा सकता हूँ? हमने कहा हाँ भाई आ बैल मुझे मार, करवा ले ऑडिट, क्या दिक्कत है। अगर कोई वॉलेंटरली अपना ऑडिट करवाना चाहे तो वो तो करवा ही सकता है। तो इसका मतलब 2 फिंगर्स की बात करो, पहला आपको ऑडिट या तो लॉ की वजह से करवाना पड़ेगा या आपका खुद का मन करे तो आप खुद करवा लेना। तो अगर मैं इनकम टैक्स में सपोज लिमिट 1 करोड़ की बोलता हूं तो 1 करोड़ से नीचे के जितने भी लोग हैं उनके लिए कंपलसरी नहीं है ऑडिट करवाना एज पर इनकम टैक्स एक्ट। वॉलेंट्री है, वो करवाना चाहते हैं करवाएं, नहीं करवाना चाहते हैं मत करवाएं। लेकिन जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर का है उनके लिए ऑडिट करवाना कंपलसरी है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ये लिमिट्स मैं अंदाजे से बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल्स बोल रहा हूँ, लिमिट चेंज होती रहती है इनकम टैक्स में, आपने टैक्स में पढ़ा होगा। तो सोल प्रोप्राइटर का आंसर क्लियर है। सर व्हाट अबाउट पार्टनरशिप फर्म्स?
पार्टनरशिप्स का अपना तो कोई एक्ट नहीं, नहीं पार्टनरशिप्स का अपना एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप्स पे इनकम टैक्स एक्ट भी लगता है ना। अब पार्टनरशिप फर्म्स के लिए जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, इसमें ऑडिट के लिए कुछ भी नहीं लिख रखा। आप लोगों ने फाउंडेशन में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है? आप बताओ कहीं पढ़ा था कि उसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में के पार्टनरशिप फर्म्स को ऑडिट करवाना जरूरी होगा? ऐसा तो कुछ भी नहीं पढ़ा अपन लोगों ने। तो उनके एक्ट में तो कुछ भी नहीं लिखा, काट दो। क्या इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है? अगेन इनकम टैक्स में तो लिखा है। इनकम टैक्स में अगेन पार्टनरशिप्स के लिए भी लिमिट गिवन है कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म्स का टर्नओवर या इनकम इतनी होगी तो करवाना पड़ेगा, उससे नीचे होगी तो करवाना वॉलेंट्री है। बट जो लिमिट इनकम टैक्स ने दी, अगर उतना है तो करवाना पड़ेगा। जस्ट लाइक इंडिविजुअल्स, सोल प्रोप्राइटर्स, इंडिविजुअल्स हो गए, प्रोप्राइटर्स हो गए। अब बात कंपनी की करते हैं, क्या कंपनीज के लिए ऑडिट करवाना जरूरी है? कंपनीज पे लगता है कंपनीज एक्ट, हाँ कंपनीज पे इनकम टैक्स एक्ट भी लगता है। तो आप बताओ क्या ऑडिट करवाना जरूरी है? हाँ कंपनीज एक्ट में तो लिखा है भाई साहब ऑडिट करवाना पड़ेगा। जब हम जर्नल मीटिंग्स पढ़ते हैं, आपने देखा होगा एजीएम का सेक्शन पढ़ते हैं, तो एजीएम के सेक्शन में क्या लिखा है कि एजीएम जब बुलाई जाएगी तो उसमें शेयर होल्डर्स को अकाउंट्स दिखाए जाएंगे, जो अकाउंट्स ऑडिटेड होने चाहिए। तो शेयर होल्डर्स आपको जो अकाउंट्स दिखाए जाएंगे वो अकाउंट्स ऑडिटेड होने चाहिए। तो भैया कंपनीज एक्ट में लिखे है ऑडिट करवाना पड़ेगा। व्हाट अबाउट इनकम टैक्स एक्ट? ये बोला हाँ भैया हर कंपनी को ऑडिट करवाना पड़ेगा। कंपनीज के लिए कोई लिमिट नहीं है, जैसे इंडिविजुअल्स और फर्म के लिए तो मैंने बोला था लिमिट है। कंपनीज का तो टर्नओवर 1 रुपए का होगा तो भी कंपनीज को ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो कंपनीज को तो दो ऑडिट करवाने पड़ेंगे, एक एज पर कंपनीज एक्ट और एक एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर एक ही करवा लो ना। नहीं बेटा, कंपनीज को 2 ऑडिट करवाने पड़ेंगे। पहला ऑडिट एज पर कंपनीज एक्ट, क्योंकि कंपनीज एक्ट बोल रहा है, वो ऑडिट कंपनीज एक्ट के रूल्स के हिसाब से होगा। दूसरा ऑडिट इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से होगा, इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से। सर दोनों के रूल सेम तो हैं? कहाँ सेम है यार, आप लोग बताओ। इनकम टैक्स और कंपनीज एक्ट के रूल्स कहाँ से सेम हुए? डेप्रिसिएशन को ही ले लो। इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन का तामझाम बिल्कुल अलग है, ब्लॉक ऑफ एसेट बनाओ उसके रेट्स अलग है। कंपनीज एक्ट में डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। आप ऐसे सोचो ना, कंपनीज एक्ट कहाँ पे पढ़ते हो आप लोग? अकाउंट्स की क्लास में। अकाउंट्स की क्लास में जो पीएनएल आपने बनाया, जो बैलेंस शीट आपने बनाई, वो शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनाई है ना। अब मैं आपको बोलूंगा, और इनकम टैक्स में इमेजिन करो पीजीबीपी का चैप्टर, वहां पे टीचर आपको बताता है बेटा पीएनएल बनाओगे, ये खर्चे अलाउड है, ये डिसअलाउड है। तो 2 सेट ऑफ अकाउंट्स बन जाते हैं ना, एक एज पर कंपनीज एक्ट और एज पर इनकम टैक्स एक्ट। एग्री? मैं ये तो कंफर्म कह सकता हूं कि आप सब बच्चों ने अपने हाथ से कंपनीज एक्ट के हिसाब से तो अकाउंट्स बनाए। पीएनएल और बैलेंस शीट जो हम लोग अकाउंट्स की क्लास में बनाते हैं वो एज पर कंपनीज एक्ट होता है। इनकम टैक्स का मेरे को उम्मीद है पीजीबीपी के चैप्टर में आप लोगों ने बनाया होगा। तो 2 सेट ऑफ अकाउंट्स बन जाते हैं, दोनों का बिल्कुल तरीका अलग अलग है। तो कंपनीज एक्ट वाले अकाउंट्स का ऑडिट होगा वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होगा, और टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो ऑडिट होगा वो दूसरा ऑडिट होगा, इनकम टैक्स वाला। तो कंपनीज को तो 2 ऑडिट करवाने पड़ते हैं, एक एज पर कंपनीज एक्ट और एक एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा पूछता हूँ, कौन सी एंटिटीज को ऑडिट कराने हैं? तो जवाब होगा सर ये एंटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, ये उस पर लग रहे लॉ पे डिपेंड करेगा। अगर लॉ में लिखा होगा ऑडिट करवाने तो करवाना पड़ेगा, लॉ में नहीं लिखा तो उसकी मर्जी है, वो करवाना चाहती है करवाए, नहीं करवाना चाहती मत करवाए। क्या बात क्लियर? चलें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, आर कंपनीज रिक्वायर्ड टू गेट ऑडिटेड? इफ यस व्हाई? ये पहले पार्ट का आंसर तो मैंने दे दिया, आर कंपनीज रिक्वायर्ड टू गेट ऑडिटेड? आंसर इज यस। तो सेकेंड पार्ट कह रहा है इफ यस व्हाई, कंपनीज को ऑडिट क्यों करवाना है? देखो बेटा, कंपनीज के 2 ऑडिट होते हैं, एक एज पर कंपनीज एक्ट और एक एज पर इनकम टैक्स एक्ट। मैंने अभी लॉजिक दिया क्यों। अब इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ऑडिट करवाना क्यों जरूरी है? क्योंकि इनकम टैक्स वाले कहते हैं भैया कंपनीज बहुत मोटा मोटा कमाती हैं तो उन्हें तो करवाना पड़ेगा। इनकम टैक्स वाले तो आपकी इनकम्स, आपकी अर्निंग्स के हिसाब से बोलती हैं। उन्हें लगता है कंपनीज को तो ऑडिट करवाना चाहिए, चाहे वो कुछ भी कमा रही है या नहीं, उन्हें तो करवाना ही चाहिए। बात आ रही है इस लॉ में, कंपनीज एक्ट में क्यों लिखा है कि कंपनीज ऑडिट करवाएं? आंसर इज बीएसटी की लॉजिक, बिजनेस स्टडीज का लॉजिक। बेटा सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट।
कंपनीज को कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ऑडिट करवाना क्यों जरूरी है? क्यों लिखा है कंपनीज एक्ट में कि भैया ऑडिट होना चाहिए कंपनीज का? तो मैंने आंसर दिया, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। बच्चों लॉ में पढ़ा है, बीएसटी में पढ़ा है, कंपनी में 2 या 3, 4 या 5 इतने ही डायरेक्टर्स होते हैं, बट लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स लाखों होते हैं, बट डायरेक्टर्स तो थोड़े से होते हैं। जल्दी से याद करके बताना इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जो कंपनी में पैसा लगाते हैं वो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, और जो कंपनी को चलाते हैं वो डायरेक्टर्स होते हैं। अब रिलायंस में 10-12 डायरेक्टर्स होंगे, बट लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स हैं। अब पैसा किसका लगा है? शेयर होल्डर्स का, लेकिन कंपनी को चला कौन रही है? डायरेक्टर्स। कितने बड़ा खतरा है ना, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। ओनर्स कोई और है, मैनेजमेंट किसी और के हाथ में है। अब यहाँ डर किस बात का है? डर इस बात का है कहीं शेयर होल्डर्स के पैसे को मैनेजमेंट खराब ना कर दे, मैनेजमेंट उस पैसे को वेस्ट ना कर दे, गलत इस्तेमाल ना कर दे। कौन देखेगा कि शेयर होल्डर्स का पैसा कहीं मैनेजमेंट गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही, उस पैसे को वेस्ट तो नहीं कर रही? सर ये तो ऑडिट देखेगा ना, ऑडिटर देखेगा। ऑडिटर इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। ऑडिटर शेयर होल्डर्स का भी ध्यान रखता है और मैनेजमेंट पे भी नजर रखता है। ऑडिटर किसका फ्रेंड होता है? ऑडिटर मैनेजमेंट का फ्रेंड नहीं होता, ऑडिटर शेयर होल्डर्स का फ्रेंड होता है। वो शेयर होल्डर्स को बोलता है भाई मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारा पैसा कंपनी में सेफ है या नहीं है। ऑडिटर मैनेजमेंट को तो जीना हराम करके रखता है, और मैनेजमेंट ढंग से शेयर होल्डर का पैसा लगाइयो। अब आप बताओ, ऑडिट ना हो तो कितना बड़ा रिस्क है ना। मैनेजमेंट वाले लोग तो शेयर होल्डर के पैसे का खराब कर दे, सत्यानाश कर दे। क्या मेरी बात सही है? इसीलिए बेटा ऑडिट कराना जरूरी है अंडर द कंपनीज एक्ट। इनकम टैक्स का तो मैंने आपको लॉजिक दिया, इनकम टैक्स की तो सोच ही अलग है। वो तो कहती है कंपनी मोटा कमा रहे हैं, उन्हें तो ऑडिट करवाना पड़ेगा। इनकम टैक्स वाले ओनरशिप और मैनेजमेंट को नहीं देखते, वो तो कंपनी की कमाई को देखते हैं, टर्नओवर प्रॉफिट्स को देखते हैं। क्या बात क्लियर? तो मेरा सवाल, आर कंपनीज, क्वेश्चन क्लियर है आपको, आर कंपनीज रिक्वायर्ड टू गेट ऑडिटेड? आंसर इज यस। इफ यस व्हाई? मैंने व्हाई का लॉजिक आपको दे दिया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सर आई होप आप लोग साथ साथ नोट कर रहे हैं। यस, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हु परफॉर्म द ऑडिट ऑफ कंपनीज? ऑडिट कौन करते हैं? सर किसका ऑडिट की बात चल रही है? कंपनीज का ऑडिट कौन करता है? सर देखो, अब मेरा एक रिक्वेस्ट है, अभी तक हम बात कर रहे थे कंपनीज के 2 ऑडिट होते हैं, एक एज पर कंपनीज एक्ट और एक एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अब मेरी रिक्वेस्ट है आप इनकम टैक्स वाले को भूल जाना, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में जो है वो है कंपनीज एक्ट वाला ऑडिट, जिसे हम कंपनी ऑडिट भी बोलते हैं और स्टैट्यूटरी ऑडिट भी बोलते हैं। कंपनीज के हम कौन सी ऑडिट की बात करेंगे? वो ऑडिट जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, जिसे स्टैट्यूटरी ऑडिट भी बोला जाता है। तो मेरा क्वेश्चन है, हु परफॉर्म द ऑडिट ऑफ कंपनी? कौन सा ऑडिट सर? कंपनीज का जो अपना ऑडिट है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, ये कौन करता है? सर ये ऑडिट सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को करना अलाउड है अंडर सेक्शन 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के सेक्शन में लिखा है, मैंने आपको बोला था ना ऑडिट लॉ बताएगा करवाना जरूरी है, तो ऑडिट कौन करेगा ये भी लॉ ही बताएगा। कंपनीज एक्ट में बड़ा क्लियरली लिखा है कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ऑडिट करना अलाउड है और किसी को नहीं। सर हाँ बेटा पूछो, सर सीए क्यों, सीएस क्यों नहीं, सीएमए क्यों नहीं? बेटा शायद लॉ मेकर की सोच होगी कि अकाउंट्स की सबसे अच्छी नॉलेज सीए को होती है, इसलिए सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अलाउड है कि वो कंपनीज का ऑडिट करें। क्लियर? मैं कंपनीज की ऑडिट की बात कर रहा हूं और किसी ऑडिट की बात नहीं कर रहा। क्लियर? कंपनीज का ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। कैन एनी सीए परफॉर्म ऑडिट? कोई भी सीए ऑडिट करने जा सकता है। जैसे रिलायंस की बात करते हैं, रिलायंस का ऑडिट करने कोई भी सीए मुंह उठा के जा सकता है? नहीं बेटा, ये बात आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। जब हम सीए बन जाते हैं ना, तो सीए बनने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, हम जॉब में जाना चाहते हैं या हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं। सीए बनने के बाद जो बच्चे जॉब करना चाहते हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीए बनते ही सीधा नौकरी शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे बोलते हैं नहीं सर हमें नौकरी नहीं करनी, हमें अपना फर्म खोलना है, हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें कंसल्टेंसी देनी है, तो बेटा जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं उन्हें पहले सीए इंस्टीट्यूट से परमिशन लेनी पड़ेगी सीओपी के रूप में। आपको सीए इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मांगना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट आपको इशू करता है उन्हीं बच्चों को, उन्हीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं।
तो अब दो तरह के सीए हो गए, एक सीए जो जॉब में है और एक सीए जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। बेटा दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली अलाउड नहीं है। आप जॉब भी करो प्रैक्टिस भी करो, ये अलाउड नहीं है। आप क्वालिटी कहीं भी नहीं दे पाओगे। आप या तो जॉब कर लो या तो आप प्रैक्टिस कर लो, आप चूज कर लो। जॉब करनी है तो परमिशन की जरूरत नहीं, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू कैन स्टार्ट योर जॉब। बट अगर आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा, तो फिर आपको इंस्टीट्यूट से पहले परमिशन मांगनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। हम इसके बारे में डिटेल में कंपनी ऑडिट में बात करेंगे, अभी जस्ट मैंने आपको एक आइडिया दिया। मेरा सवाल है, कैन एनी सीए परफॉर्म ऑडिट? आंसर इज नो। कौन से सीए को ऑडिट की परमिशन मिली? वही सीए जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, जिनके पास प्रैक्टिस की परमिशन है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जॉब कर रहे हैं उन्हें ऑडिट की परमिशन नहीं है। इज इट ओके टू ऑल? तो किस चार्टर्ड को ऑडिट की परमिशन है? आंसर बड़ा सिंपल है, जो चार्टर्ड प्रैक्टिस करती है। कैन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? सर कुछ लोग डिस्क्वालिफाइड भी हैं जो ऑडिट नहीं कर सकते। मतलब सर मान लो रिलायंस की बात करते हैं, मेरा नाम अश्मीत सिंह, मैं सपोज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरे पास प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट है। हाँ तो ठीक है, आपके पास प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट है, आप ऑडिट कर सकते हो। सर मैं रिलायंस का ऑडिट कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो, बट कुछ बातों का ध्यान रखना। मैं एक दो बता देता हूँ आपको। सेक्शन 141 में लिखा है, जो लोग कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं मेक श्योर वो कंपनी के एम्प्लॉय या शेयर होल्डर ना हो। अब मेरा जवाब, क्या मैं रिलायंस में जॉब तो नहीं करता या रिलायंस का एम्प्लॉय तो नहीं हूँ? मैंने बोला नहीं जी, मैं तो प्रैक्टिस करता हूँ, मैं कहाँ से एम्प्लॉय हो गया? बोला सेकंड, क्या मैं रिलायंस का शेयर होल्डर तो नहीं हूँ? सपोज करो मेरे पास रिलायंस का एक शेयर है, इक्विटी शेयर। अगर आपके पास शेयर है तो आप शेयर होल्डर हो। शेयर होल्डर्स एंड ऑडिटर्स कांट बी सेम। आई रिपीट, अगर आपके पास रिलायंस का एक भी शेयर है, आपको ऑडिट करने की परमिशन नहीं मिलेगी। या आपके पास रिलायंस की कोई एम्प्लॉई हो, आप रिलायंस के एम्प्लॉई हो, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप ऑडिट कर रहे होगे तो एम्प्लॉई कैसे बन गए? कहने का मतलब, या फिर आपका रिलायंस से कोई बिजनेस रिलेशन है। सपोज करो मैं रिलायंस को सप्लायर हूँ, मैं उसे कच्चा माल सप्लाई करता हूँ। सर फिर आप सप्लायर बन के रहिए ना। अ पर्सन कांट बी अ सप्लायर एज वेल एज ऑडिटर। ऑडिटर उसको बनाएंगे जिसका क्लाइंट के साथ कोई रिलेशन ना हो, जो कंपनी से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। ना वो कंपनी का शेयर होल्डर होना चाहिए, ना वो कंपनी का एम्प्लॉय होना चाहिए, ना उसका कंपनी से कोई बिजनेस रिलेशन होना चाहिए। वो तो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट बंदा होना चाहिए। सर क्यों? बड़ा सिंपल आंसर देता हूं मैं आपको, मुझे बताओ 10th और 12th के एग्जाम बोर्ड के क्यों होते थे? स्कूल वाले क्यों नहीं लेते 12th के एग्जाम, 10th के एग्जाम? जवाब दीजिए। जवाब बड़ा सिंपल है, स्कूल के अंदर स्कूल वालों ने 9th का एग्जाम ले लिया, 11th का एग्जाम ले लिया, लेकिन 12th का स्कूल नहीं लेता एग्जाम, वो तो बोर्ड लेता है, सीबीएसई लेता है दिल्ली में। कारण सर क्योंकि शायद स्कूल के जो टीचर्स हैं उनका बच्चों से कहीं ना कहीं कनेक्शन है, लेकिन जो बोर्ड में टीचर जा रहे हैं, जो बोर्ड का पेपर चेक कर रहे हैं, उन्हें तो ये पता ही नहीं होता हम कौन से स्कूल के बच्चे का पेपर चेक कर रहे हैं। आपके बोर्ड का पेपर कौन चेक करता है? टीचर्स ही चेक करते हैं, बट कौन से बच्चे का पेपर कौन सा टीचर चेक कर रहा है ये तो किसी को नहीं पता होता। मान लो दिल्ली के बच्चों का पेपर क्या पता बिहार के बोर्ड के टीचर्स चेक कर रहे हो, बिहार के टीचर्स चेक कर रहे हो। यहाँ पे इंडिपेंडेंस ज्यादा होगा, लेकिन अगर आपका पेपर आपकी क्लास टीचर या आपकी स्कूल की टीचर चेक कर रही होगी तो इंडिपेंडेंस कम होगा। तो क्या होगा, मान लो 12th के पेपर स्कूल खुद चेक करे, तो हर स्कूल क्या करेगा, अपने टीचर्स को बोलेगा सारे बच्चे पास कर देना अच्छे नंबरों के साथ, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए ताकि नए एडमिशन ज़्यादा हों। लेकिन यही 12th का रिजल्ट जब बोर्ड देता है तो बोर्ड के टीचर्स तो ईमानदारी से चेक करते हैं। अब इस पे कमेंट मत करना शुरू कर देना कि सर कुछ गलत इसमें भी होता है। सी मैं पॉजिटिव बात करता हूँ, मैं नेगेटिव नहीं बोलता। मेरा सवाल, तो बोर्ड के पेपर जब चेक होते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि वो जो टीचर्स चेक कर रहे हैं उनका बच्चों या स्कूल के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली चेक करते हैं, तभी तो सब लोग बोर्ड पे भरोसा करते हैं। तो अगर मैं अब आपको ऑडिट की भाषा में बोलूं बच्चों, मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूँ, मेरी मुकेश अंबानी जी से बड़ी अच्छी यारी दोस्ती है, ठीक है, मैं रोज उनके साथ बैठता हूँ और साथ में शेयर होल्डर भी हूँ, मैं ही ऑडिट कर दूं तो शेयर होल्डर्स पता क्या कहेंगे, अबे तेरे पे कौन विश्वास करे बे, तू तो शेयर अंबानी साहब का दोस्त है, हमें तेरे पे भरोसा नहीं है, हमें तो ऑडिट करवाना है किसी ऐसे इंसान से जिसका रिलायंस के साथ कोई कॉम्बिनेशन ना हो, कोई रिलेशन ना हो। इसलिए ऑडिट करने वाला एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसका क्लाइंट के साथ कोई रिलेशन नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है बच्चों को? सॉरी, सीरियल नंबर में गलती होगी, 7 के बाद 8 आना चाहिए था। मेरा सवाल, अच्छा ऑडिटर परफॉर्म ऑडिट एज पर, ऑडिटर ऑडिट कैसे करते हैं? मतलब क्या वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ऑडिट करते हैं या इंस्टीट्यूट के बनाए स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ऑडिट करते हैं?
तो आंसर इज वो दोनों के अकॉर्डिंग ऑडिट करते हैं। ऑडिटर अपना एक्सपीरियंस लगाता है ऑडिट करने में, साथ में सीए इंस्टीट्यूट ने ऑडिटिंग करने के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए, नाम रखा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऑडिट करने के स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड से मतलब समझ आ रहा है, एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड। कोई भी सीए और रिलायंस का ऑडिट करने जाएगा वो यही स्टैंडर्ड्स लगाएगा। कॉमन स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं कि ऑडिट कैसे होना चाहिए। हाँ, इन स्टैंडर्ड्स को कैसे लगाना है ये हर ऑडिटर का अपना एक्सपीरियंस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टैंडर्ड ने हमें बता दिया कि कंपनी के ओपनिंग बैलेंसेस चेक करने कैसे हैं। ओपनिंग बैलेंसेस पता होंगे अकाउंट्स में आपको, क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस चेक करने के लिए इंस्टीट्यूट ने एक स्टैंडर्ड दे दिया, स्टैंडर्ड नंबर 510, कि जैसे इसमें लिखा है वैसे चेक करो। अब इस स्टैंडर्ड में जो लिखा है उसको चेक करने का तरीका ऑडिटर का अपना स्टाइल होगा, एक्सपीरियंस होगा। ऑडिटर को चेक वैसे ही करना होगा जैसे स्टैंडर्ड में लिखा है, इज इट ओके, लेकिन अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से वो चेकिंग करे। सर बड़ा कौन है, उसका स्टैंडर्ड या एक्सपीरियंस? आंसर इज स्टैंडर्ड। कोई ऑडिटर ये नहीं बोल सकता कि मेरे एक्सपीरियंस से हमें ऑडिट ऐसे करना चाहिए, स्टैंडर्ड गलत कह रहे हैं। नहीं, ऑडिटर आपको पहली प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए? स्टैंडर्ड्स को। हाँ, स्टैंडर्ड में कोई चीज़ नहीं लिखी, वहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस लगा सकते हैं ऑडिटिंग करने के लिए, बट पहली प्रेफरेंस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही ऑडिट होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ ऑडिटर? ऑडिटर करता क्या है? यस, मेरा सवाल है बच्चों आप लोगों से, ऑडिटर का काम क्या है, ऑडिटर करता क्या है? देखो बच्चों ध्यान से सुनना, ये मैं आपको जो अब क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहा हूँ ना बेटा, ये बहुत बड़ा मैं आपके साथ क्रक्स आपको बताने जा रहा हूँ। ऑडिटर का काम क्या है? देखो बेटा, ऑडिटर सबसे पहले कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करता है, उसके बाद वो कंपनी की अकाउंटिंग चेक करता है, और फिर वो अपनी रिपोर्ट दे देता है। ब्रॉडली स्पीकिंग ऑडिटर ये 3 काम करता है। व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ ऑडिटर? मैंने ब्रॉडली लिख दिया, ऑडिटर ये 3 काम करते हैं। सबसे पहले वो कंपनी का आईसीएस चेक करता है, आईसीएस स्टैंड्स फॉर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद वो कंपनी की सारी अकाउंटिंग देखता है और फिर वो अपनी रिपोर्ट बनाता है। अब आप सबके मन में आएगा सर सबसे पहले वो आईसीएस चेक करता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, सर ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? What is internal control system? Beta, internal control system refers to the policies of an organization. एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज को बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। क्या बात क्लियर? व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? इट रेफर्स टू द पॉलिसीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे को बोला गया सर एक स्कूल का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बना के दिखाइए, स्कूल फीस के ऊपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाइए। मैंने क्या बोला था? व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? इट इज द पॉलिसीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब एक स्कूल फीस पे आईसीएस बनाइए। आओ देखते हैं व्हाट इज आईसीएस। बच्चों स्कूल की फीस की पॉलिसी क्या होगी? आप सब अपना अपना दिमाग लगाओ। सबसे पहले हम मोड की बात सोचिए, फीस कैसे लेनी है। मोड, हमने पॉलिसी बनाई, हमें फीस सिर्फ ऑनलाइन चाहिए, हम फीस कैश में नहीं लेंगे, हम चेक से नहीं लेंगे, हम सिर्फ फीस ऑनलाइन लेंगे। जिनका ऑनलाइन अकाउंट नहीं है वो डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करें, इन्हीं 2 मोड से फीस लेंगे। ये स्कूल ने अपनी फीस की पॉलिसी बना दी। मोड तो क्लियर कर दिया ना कि हम इन्हीं दोनों मोड से फीस लेंगे। कौन सी डेट को फीस लेंगे, अब इस पे पॉलिसी बना दो। हमने लिख दिया 5th ऑफ एवरी मंथ हम पॉलिसी फीस लेंगे। हर बच्चे को अपनी फीस हर महीने की 5 तारीख को जमा करानी होगी। क्या बात क्लियर? थर्ड सवाल, डेट क्लियर कर दी, मोड क्लियर कर दिया, अमाउंट भी हमने तय कर लिया। सपोज नर्सरी टू 5th क्लास तक हमने अमाउंट सेट कर दिया 5000 पर मंथ, और 6th से 12th क्लास के लिए हमने तय कर दिया 7000 पर मंथ, अमाउंट भी तय कर दिया। ये क्या है? ये तो सब लोगों को समझ आ रहा होगा, बहुत ऑब्वियस एग्जांपल ले रहा हूं मैं। दीज आर दी पॉलिसीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मेरे एग्जांपल में ऑर्गेनाइजेशन कौन है? स्कूल। मैंने उसकी कौन सी पॉलिसीज बनाई है? उसकी फीस पे पॉलिसीज बनाई। ये बन गया उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑन स्कूल फीस। अब स्कूल सिर्फ फीस की बात थोड़ी ना करेगा, वो फीस के अलावा और भी तो चीज़ों की पॉलिसी बनाएगा। एग्जाम्पल, टीचर्स को जो सैलरी देता है वो उसकी भी तो पॉलिसी बनाएगा कि कौन सी डेट को दूंगा, कितना उसमें से कट मारूंगा, किस मोड से पे करूंगा, ये उसकी टीचर सैलरी की पॉलिसी होंगी। क्या बात क्लियर? स्कूल की मेंटेनेंस की भी तो पॉलिसीज होंगी कि मेंटेनेंस कैसे होगी स्कूल की।
स्कूल की बसेस होंगी तो उन बसेस के ऊपर भी तो पॉलिसी बना रखी होंगी कि बसेस की मेंटेनेंस कैसे होंगी। तो दीज आर दी पॉलिसीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑडिटर का पहला काम है ऑर्गेनाइजेशन की सारी पॉलिसीज पढ़ना। पॉलिसीज पढ़ के सर क्या होगा, अब मैं आपको स्कूल का बोलूं बेटा स्कूल का ऑडिट करो, तो आप पहले आपको मैं बोलूं लो स्कूल की फीसें चेक कर दो, आप कहोगे सर पहले ये तो बताओ स्कूल की फीस का क्या नियम है, इसका क्या सिस्टम है। सिस्टम मतलब पॉलिसीज क्या है सर। मैंने आपको बताया कि देखो बेटा ये पॉलिसीज है, हम तो चेक से पेमेंट लेते ही नहीं, हम तो कैश में पेमेंट लेते ही नहीं, हम तो ऑनलाइन लेते हैं, 5 तारीख को लेते हैं और ये अमाउंट है। अब मैंने आपके दिमाग में पॉलिसी बिठा दी, अब आप क्या करोगे, अब आप फीस चेक करना शुरू करोगे, देखोगे कि जैसे पॉलिसीज में लिखा था वैसे ही फीस कलेक्ट हुई है। क्या मेरी बात समझ आया। तो मेरा डाउट एक और एग्जांपल था इसके अंदर, सर एक आईसीएस रेस्टोरेंट का बना दीजिए, रेस्टोरेंट की भी पॉलिसीज बनानी है, आप खुद बना सकते हैं, ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन आपका। पॉलिसीज ऑन रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में जैसे रेस्टोरेंट में एंट्री की पॉलिसी, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा रेस्टोरेंट में, डिश कोई डिश खराब हो गई उसमें कॉकरोच गिर गया तो उसमें क्या पॉलिसी है रेस्टोरेंट की, टैक्स वगैरह लोगे उस पर क्या पॉलिसी है रेस्टोरेंट की। तो ये पॉलिसीज आप खुद सोच सकते हैं। मेरा सबसे पहला काम, ऑडिटर का काम क्या होना चाहिए, ऑडिटर को क्लाइंट की सारी पॉलिसीज बैठ के समझनी चाहिए। सर सारी पॉलिसीज, अब स्कूल की तो बहुत सारी पॉलिसीज होंगी, सारी मत समझो, जो पॉलिसीज तुम्हें लगता है तुम्हारे ऑडिट से रिलेटेड है, अकाउंटिंग से रिलेटेड है, उन पॉलिसीज को तो पढ़ना पड़ेगा। अब सर स्कूल की पॉलिसी है कि एम्प्लॉय को कितनी बार स्कूल में ड्रेस मिलेगी, सर ये पॉलिसी हमें पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए, क्योंकि ड्रेस की कॉस्ट तो वो अपने खर्चे में डालेगी, तो ये पॉलिसी पढ़ो ना। सर एक पॉलिसी है कि बच्चे कौन से कलर की यूनिफॉर्म पहन के आएंगे मंडे को ट्यूसडे को, अब ये पॉलिसी मेरे किसी काम की नहीं, इससे स्कूल के रेवेन्यू या उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, बच्चे कौन से कलर की यूनिफॉर्म पहन के आएंगे। अगर आपको लगता है सर रेवेन्यू पे फर्क पड़ेगा तो आप ये पॉलिसी चेक कर लो। तो मेरा डाउट, सबसे पहले हमने कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करना है, सारी पॉलिसीज पढ़नी है और फिर देखना है कि जो पॉलिसीज बनी थी क्या वो फॉलो भी हुई है। उसके बाद सेकेंड काम बेटा मैं शॉर्ट में बता रहा हूं अभी, व्हाट इज द अकाउंटिंग सिस्टम। सर अकाउंटिंग मतलब अब हम कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज पढ़ेंगे पहले बैठ के, अभी हम बाकी पॉलिसीज पढ़ रहे थे, अब हम अकाउंट्स की जितनी भी पॉलिसीज है, कंपनी का क्या मैनर है अकाउंट्स बनाने का, कौन बनाता है, किस तरह से बनाए जाते हैं, व्हाट इज द मैनर टू मेंटेन अकाउंट्स, हु मेंटेन अकाउंट्स। पहले अकाउंट्स की पॉलिसीज को बैठ के समझेंगे। सपोज चौधरी जी हैं वो अकाउंट्स बनाते हैं, वो हाथ से ही अकाउंट्स बना रहे हैं स्कूल के सारे, और रजिस्टर्स में मोटे मोटे रजिस्टर्स में बना के रखते हैं, ये इनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज है। ओके हमने पहले बाकी पॉलिसीज सीख ली, अब इनकी अकाउंटिंग सिस्टम पॉलिसी सुन ली, अब हमारा काम क्या होगा, अब हम इनकी अकाउंटिंग चेक करेंगे। सारी पॉलिसीज पढ़ने के बाद हम इनकी क्या चेक करेंगे बच्चों बताओ, अकाउंटिंग। पहले हमने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक किया और अकाउंटिंग सिस्टम चेक किया। व्हाट इज द डिफरेंस, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में इनकी सारी पॉलिसीज हैं, अकाउंटिंग सिस्टम में सिर्फ अकाउंट्स की पॉलिसीज हैं। पहले सारी पॉलिसीज को पढ़ा, उसके बाद इनकी अकाउंटिंग चेक करी। अकाउंटिंग तो चेक करनी पड़ेगी, ऑडिटर का काम सिर्फ पॉलिसीज पढ़ना थोड़ी ना बच्चों, पॉलिसीज पढ़ने के बाद वो अकाउंटिंग चेक करेगा। आओ एक एग्जांपल से लेते हैं, सपोज करो इन्होंने बोला सर नर्सरी क्लास की हमारे पास 10 लाख रुपीस फीस आई है, मैंने पॉलिसी पढ़ी थी कि पेमेंट ऑनलाइन या डीडी से आई होगी, 5 तारीख को आई होगी, नर्सरी की फीस तो 5,000 है, मैंने कहा इनके पास 200 बच्चे होंगे तभी 5,000 फीस है, मैंने कहा अकाउंटिंग चेक कराओ। अकाउंटिंग मतलब मेरे को 200 बच्चों की एंट्री दिखाओ अपनी बैंक स्टेटमेंट में, बैंक स्टेटमेंट में 200 बच्चों की एंट्री चेक करी, जेन्युइन थी। मैंने कहा अब मुझे फीस रजिस्टर में एंट्री दिखाओ, क्या फीस रजिस्टर में एंट्री करी, और अगर आप कैश बुक तो मेंटेन कर ही रहे होगे, कैश बुक में एंट्री चेक कराओ, और ये पैसा आपके अकाउंट में पड़ा है, बोले हाँ जी सर पड़ा है। मैंने कहा वो तो बैंक स्टेटमेंट से चेक हो जाएगा, बैंक स्टेटमेंट में देखा 200 बच्चों ने फीस पे करी थी, उससे फिर क्रॉस वेरीफाई करा कि फीस का रजिस्टर मेंटेन किया, उसमें सारी एंट्री चढ़ाई, फिर देखा कैश में सारी एंट्री चढ़ाई, अकाउंटिंग बिल्कुल ठीक है। हर चीज़ की अकाउंटिंग चेक करनी ज़रूरी है। टीचर्स को सैलरी पे करी होगी तो उसकी भी तो अकाउंटिंग हुई होगी ना, अकाउंट से पे गया होगा तो बैंक स्टेटमेंट में दिख जाएगा कितने टीचर्स को सैलरी गई, और सैलरी रजिस्टर भी एक बनाया होगा, कैश बुक में भी एंट्री चढ़ी होगी, तो अकाउंट्स तो चेक करने पड़ेंगे। क्या हमें ऑडिटर हैज टू चेक 100% एक्यूरेसी, मतलब क्या हुआ इस बात का, क्या ऑडिटर को 100% एक्यूरेसी चेक करना है, मतलब थोड़ा इसको एलैबोरेटली समझते। सपोज करिए एक स्कूल बोला सर हमारा टोटल खर्चा 50 लाख रुपए का हुआ, मैंने कहा ठीक है चेक करते हैं आइए, मैंने चेक करना शुरू किया। अब सपोज करो
50 लाख में 1000 रुपए की पेटी एक्सपेंसेस थे, ठीक है, चाय पानी जो था 1000 रुपए का था। क्या मुझे 100% एक्यूरेसी बतानी है कि क्लाइंट की बुक 100% एक्यूरेट है? आंसर इज नो। मुझे ये बताना है कि क्लाइंट की बुक्स ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। ऑलमोस्ट मतलब जितना हो सके चेक करो। मैं आपको ये नहीं बोलता कि एक स्कूल की अगर 50 लाख की बुक्स है तो सारी चेक करो, बट ऑलमोस्ट तो चेक करो, इतनी तो चेक करो कि आपको ऑलमोस्ट श्योरिटी हो जाए। अब एक स्कूल में 5000 बच्चे हैं जिनसे फीस आई है, क्या मुझे 5000 के 5000 बच्चों को चेक करना चाहिए? आंसर इज है टाइम आपके पास इतने बच्चों को चेक करना, एक एक बच्चे को चेक करना? 100% एक्यूरेसी नहीं दे पाएंगे हम, दे सकते हैं तो दे दीजिए, आपके पास टाइम है, बट इतना तो करिए कि श्योरिटी दे सको। अब मैं ये बोलूं मैंने 5000 में बस 500 बच्चों की फीस चेक करी और बोला इन 500 की सही है तो बाकी 4500 की भी सही होगी, बिना चेक किए मैंने बोल दिया कि 500 की सही होगी तो बाकी 4500 की भी सही होगी, ये तो बहुत कम श्योरिटी दे रहा हूं मैं क्लाइंट को। मैंने 5000 में से 4000 बच्चों की फीस चेक कर ली और बोला कि 4000 की ठीक है तो बाकी 1000 की भी ठीक होगी। आप बताओ क्या मैंने मैक्सिमम एश्योरेंस दिया? आप चाहो तो 4000 की जगह 4500 चेक कर लो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा चेक करो। आई डू एग्री कि आप 100% श्योरिटी नहीं दे पाओगे क्लाइंट को। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इंस्टीट्यूट चाहता है कि ऑडिटर्स मैक्सिमम श्योरिटी दे सके क्लाइंट को। श्योरिटी का मतलब अश्योरेंस दे सके, लेकिन 100% अश्योरेंस तो इंस्टीट्यूट भी बना करता है। पहली बात, हम 5000 बच्चों की फीस चेक कर ही नहीं पाएंगे। दूसरी बात, सपोज करो 5000 बच्चों की फीस चेक कर भी ली तो भी क्या आपको लगता है कि आप जो रिपोर्ट देंगे वो 100% एक्यूरेट होगी? क्या पता बुक्स के साथ क्लाइंट ने कुछ छेड़छानी कर रखी हो जो आप ढूंढ ही ना पाओ। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं दिस इज माई रिपोर्ट एंड इट इज 100% एक्यूरेट? आंसर इज नो, नेवर से लाइक दिस। यू शुड से दिस इज माई रिपोर्ट, इट इज ऑलमोस्ट एक्यूरेट सब्जेक्ट टू द डेटा गिवन टू मी। मेरी रिपोर्ट ऑलमोस्ट एक्यूरेट है बट मैं 100% श्योर नहीं हूं। अब आपको मैं इसको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं। आप मेरे से क्लास ले रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं सर आप 100% श्योरिटी दे रहे हैं कि हम आपसे पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे। तो मैंने कहा बेटा देखो मैं 100% श्योरिटी नहीं दे सकता क्योंकि पेपर मैंने चेक नहीं करना, पेपर पता नहीं कौन चेक करेगा। आप क्या लिख के आओगे उस समय आपके माइंड में क्या आएगा ये मुझे नहीं पता। मैं आपको 99% श्योरिटी दे सकता हूं कि अगर आप मेरे से पढ़ोगे आप पास हो जाओगे, बट बेटा 100% के लिए कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो मेरे हाथ में नहीं है। इवन अ टीचर इज नॉट एबल टू गिव यू 100% एश्योरेंस। व्हाट अबाउट डॉक्टर? टेल मी, क्या डॉक्टर आपको 100% एश्योरेंस देता है कि उससे ऑपरेशन करा लोगे तो उसके बाद बीमारी दोबारा नहीं आएगी आपको? नो, ही विल नेवर गिव यू 100% एश्योरेंस। कोई भी इंसान 100% श्योरिटी दे ही नहीं सकता। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहां 100% श्योरिटी होती। तो मुद्दे की बात, क्या ऑडिटर को 100% एक्यूरेसी पे रिपोर्ट करना है? आंसर इज नो। वो ऑलमोस्ट चेक कर दे, थोड़ा बहुत अगर वो नहीं चेक कर पा रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मुद्दे की बात, जितना चेक करा क्या उससे वो ये बता सकता है कि क्लाइंट की बुक्स सही हैं या नहीं है? सपोज मैंने 90% चेक किया, मैंने 10% चेक नहीं करा, क्या मैं 90% के आधार पे बोल सकता हूं कि बाकी जो 10% होगा वो भी सही होगा? इतना तो चेक करो कि बाकी जो आपने नहीं भी चेक किया आपके मन में श्योरिटी आ जाए। तो ऑडिटर को क्या 100% चेक करने? आंसर इज नो। बेटा मेरा लास्ट सवाल, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देता है? अगर हम कंपनीज की बात करें तो कंपनीज में ऑडिटर अपनी रिपोर्ट शेयर होल्डर को देता है। उसकी रिपोर्ट एजीएम में सब शेयर होल्डर्स को दिखाई जाती है, सबके घरों पे सेंड भी की जाती है। उसकी रिपोर्ट कंपनी अपनी वेबसाइट पे भी डालती है ताकि पब्लिक पढ़ सके। ऑडिटर की रिपोर्ट मेनली शेयर होल्डर्स के लिए बनती है बट पब्लिक भी पढ़ सकती है। तो ऑडिटर का 3 काम बेटा, पहला काम कंपनी की सारी पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन की सारी पॉलिसीज को समझे बैठ के, उसके बाद अकाउंटिंग सारी चेक करे और अपनी रिपोर्ट तैयार करके क्लाइंट को हैंड ओवर करे। चौथा काम भी है क्लाइंट से पैसे भी तो लेने। तो आई होप आपको मेरी इतनी सी बात क्लियर है। चलिए अगर आपको इतना क्लियर है तो आओ बेटा मेरे साथ एक बार डेफिनेशन पढ़ो, मैं उम्मीद करता हूं आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी। व्हाट इज ऑडिट? देखो कहता है ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। मैंने क्वेश्चन लिखवाया था उसमें मैंने बोला था ऑडिट कोई भी कर सकता है, क्या शेयर होल्डर और क्रेडिटर्स को भी ऑडिट अलाउड है? आंसर वाज नो। ऑडिट तो एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है बेटा, करने वाले का क्लाइंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किस चीज का? ऑडिट तो किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट की बात करेंगे, हम एनवायरमेंटल ऑडिट, कोविड वाले ऑडिट की बात नहीं करेंगे। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। ऑडिट तो किसी भी एंटिटी का हो सकता है। प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज भी करवा सकती हैं, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड यानी एनजीओ भी ऑडिट करवा सकते हैं। ऑडिट तो कोई भी करवा सकता है, चाहे उस एंटिटी का साइज छोटा हो चाहे साइज बड़ा हो, मतलब चाहे वो एक सोल प्रोप्राइटर हो छोटा सा, चाहे वो एक लिस्टेड कंपनी हो बड़ी सी, ऑडिट तो कोई भी करवा सकता है। लीगल फॉर्म उसका कैसा भी हो, चाहे वो लीगली रजिस्टर्ड हो एज अ कंपनी, चाहे वो लीगली रजिस्टर्ड ना हो, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर, ऑडिट तो किसी का भी हो सकता है। ऑडिटर ऑडिट क्यों करता है? ताकि वो अपना ओपिनियन दे सके, वो अश्योरेंस दे सके कि क्लाइंट की बुक्स क्या सही हैं या नहीं। फिर से पढ़ता हूँ, देखता हूँ क्या डेफिनेशन क्लियर है। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ, किस चीज का ऑडिट होता है? सर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। इस बात का मतलब समझ आता है ना? साइज और लीगल फॉर्म पे ऑडिट डिपेंड नहीं करता, छोटी एंटिटीज का भी हो सकता है, बड़ी का भी। क्या बात क्लियर? ऑडिट करा क्यों जाता है? ताकि ऑडिटर अपना ओपिनियन दे सके, वो अपनी अश्योरेंस दे सके, वो अपनी रिपोर्ट दे सके, कुछ भी वर्ड बोल सकती हो। हाँ, थोड़ा सा डेफिनेशन को एनालिसिस करें। ऑडिट क्या है? सर, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। नेक्स्ट सवाल, ऑडिट किस एंटिटी का होता है? ऑडिट किसी भी एंटिटी का हो सकता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड, किसी भी, चाहे उसका साइज कुछ भी हो चाहे कैसा भी हो। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अपना ओपिनियन देना, अपनी अश्योरेंस देना, अपनी रिपोर्ट देना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ऑडिटर का टास्क क्या है? ऑडिटर को ये सब कुछ चेक करना है। बेटा, अगर आपको याद हो, मैंने बोला था ऑडिटर कंपनी की आईसीएस, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करेगा, फिर अकाउंटिंग चेक करेगा, फिर रिपोर्ट चेक करेगा। आईसीएस चेक करेगा, फिर अकाउंटिंग चेक करेगा, फिर रिपोर्ट देगा। इस केस में क्या है, इधर आईसीएस वाली बातें नहीं लिखी, इधर मेनली अकाउंट्स की बातें लिखी और एक बात रिपोर्ट की लिखी। ऑडिटर का काम क्या है? इन्होंने आईसीएस की बात यहाँ कवर नहीं करी। देखो, ऑडिटर का काम है अकाउंट्स चेक करना, क्या सारे अकाउंट्स बुक्स जर्नल एंट्रीज के आधार पे बने। अब अकाउंट्स का क्या रूल होता है बच्चों, आपको पता है ना? मेरा डाउट, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। पहले हम जर्नल एंट्री लिखते हैं, फिर लेजर पोस्टिंग करते हैं, और फिर हम फाइनेंशियल ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते हैं। 4 स्टेप, पहले जर्नल बनेंगे, फिर लेजर्स बनेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनेंगे, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी। तो ये क्या कह रहे हैं? जो अकाउंट्स का मतलब लेजर, जितने भी लेजर्स बनाए हैं वो बुक में एंट्रीज के आधार पे बनाए हैं ना, वो जर्नल के आधार पे बनाए। मतलब पहले जर्नल में एंट्री होगी तभी लेजर बनाया है ना। सेकंड, जितनी भी एंट्री आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी जर्नल में जितनी भी एंट्रीज आपने लिखी हैं, सबके क्या आपके पास सबूत हैं? एग्जाम्पल, आपने बुक में लिखा सेल्स, क्या आपके पास सेल्स का इनवॉइस है? हाँ जी सर। आपने लिखा परचेज, क्या परचेज का बिल है आपके पास? जितनी भी एंट्रीज आपने बुक्स में चढ़ाई हैं, क्या सबके सबूत हैं? हम सबको आदत है, हम जब भी घर में कोई चीज़ खरीदते हैं उसका बिल संभाल के रखते हैं, है ना? तो कंपनीज भी ऐसे ही करते हैं, जो जो एंट्री डालती है बुक्स में उसका बिल संभाल के रखती है। ऑडिटर चेक करो क्या बिल है हर चीज़ का। थर्ड, कोई एंट्री छूट तो नहीं गई? ऐसा तो नहीं हुआ कि जर्नल एंट्री तो सारी लिखी थी बट लेजर पोस्टिंग करते समय कोई एरर ऑफ ओमिशन हो गया? ऐसा तो नहीं है। आगे कहता है, नथिंग विच इज नॉट इन दी बुक्स हैव फाउंड प्लेस इन दी स्टेटमेंट। कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो बुक में तो कहीं लिखी नहीं, मतलब जर्नल एंट्री उसकी पास नहीं करी, लेजर पोस्टिंग नहीं करी, सीधा पीएनएल में चढ़ा दिया। ऐसे कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं है ना कि कोई चीज बिना जर्नल एंट्री पास किए, बिना लेजर पोस्टिंग किए उसको सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी पीएनएल या बैलेंस शीट में चढ़ाया, ऐसा काम तो नहीं करा। ये तो अकाउंटिंग का रूल गलत हो जाएगा। देखो, अगर आपने इन तीनों पॉइंट्स को पढ़ा हो तो ये सिर्फ अकाउंटिंग चेक करने को बोल रहा है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? देखो, लेजर अकाउंट्स की बुक्स, लेजर्स जो बने वो एंट्री के आधार पे बने। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? दूसरा पॉइंट कह रहा है जितनी भी एंट्रीज है सबके बिल्स अवेलेबल हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? कोई चीज़ छूट तो नहीं गई है। चौथा पॉइंट कहता है क्या सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल क्लियर है, अनएम्बिग्यूअस, का मतलब उनमें कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउटफुल चीज़ तो नहीं लिखी ना। अकाउंट्स बिल्कुल क्लियरली बनाना। सर, ऑडिटर का काम है चेक करना, बनाना काम तो अकाउंटेंट का है। ऑडिटर चेक करो इसने बिल्कुल क्लियरली बनाए, अनएम्बिग्यूअसली, मतलब कोई डाउटफुल चीज़ें तो नहीं डाल दी। अब मान लो ऑडिटर चेक कर रहा था, देखा डेप्रिसिएशन के आगे अकाउंटेंट ने क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। ऑडिटर बोला, अबे वो ये क्या कर रखा है, क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रखा है डेप्रिसिएशन के आगे? तू तो हमें डाउट में डाल देगा। अनएम्बिग्यूअस होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए।
ऑडिटर देखो क्या सारी चीज़ें ठीक से क्लासीफाई, डिस्क्राइब, डिस्क्लोज हुई हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए गए इन तीनों चीज़ों के लिए। पहला क्लासीफाई। व्हाट इज क्लासीफाई? मेरी फिंगर्स देखो, मेरे हैंड्स देखो, देखो क्या कैपिटल आइटम और रेवेन्यू आइटम्स को ठीक से अलग अलग किया? दिस इज क्लासीफाई। सेकेंड, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब एक्सप्लेनेशन। व्हाट इज एक्सप्लेनेशन? कंटिंजेंट लायबिलिटीज को एक्सप्लेन किया जाता है नोट्स टू अकाउंट्स में। क्या पूरा डिस्क्राइब किया जाता है? बिल्कुल। कौन सी कंटिंजेंट लायबिलिटी है, क्यों आई है, पूरा डिस्क्राइब होना चाहिए। थर्ड वर्ड है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मतलब प्रेजेंटेशन। क्या हमने सब कुछ वैसे ही प्रेजेंट या डिस्क्लोज किया है जैसे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहते हैं? अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 AS2 इन्वेंट्री वाला क्या बोलता है? वो कहता है सर देखो कि जो स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, उसे कॉस्ट या NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट या NRV विच एवर इज लोअर पे डिस्क्लोज करो। देखो कि वैसे ही डिस्क्लोज किया। मेरा नाम देखो ना, सारे पॉइंट्स अभी तक अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट, क्या आपके सारे अकाउंट्स बिल्कुल ट्रू हैं, फेयर हैं? फेयर का मतलब क्या हुआ? ऑलमोस्ट करेक्ट है, हल्का फुल्का गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपके ऑपरेशनल रिजल्ट मतलब प्रॉफिट या लॉस, और आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज, क्या आपका प्रॉफिट और लॉस और आपके एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रू और फेयर है? देखो इन्होंने यहाँ फेयर वर्ड लिखा, फेयर मतलब ऑलमोस्ट करेक्ट है, थोड़ा बहुत मिस्टेक चलता है, ऑडिटर 100% श्योरिटी नहीं दे पाएगा। बेटा इसके ऊपर देखो, बुक मेरा प्रेजेंट करने का तरीका मैंने आपको बताया, मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? MTP मॉडल टेस्ट पेपर अक्टूबर 2019 का क्वेश्चन है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तीनों क्वेश्चंस को पढ़ के अपना माइंड लगाइए, देखिए कि आप सॉल्व कर पाते हैं। तीनों क्वेश्चंस बेटा आप एक बार देखो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मेरा अप्रोच यही रहेगा कि मैं पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने को दूंगा, फिर मैं डिस्कस करूंगा। चलो बेटा वापस आती हैं। व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, ये तो डेफिनेशन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon। यहाँ तक तो भैया डेफिनेशन ही चेप दी आपने। एक्सप्लेन करो हाउ पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क शुड टेक केयर टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड ना करे। बताओ ऑडिटर को क्या क्या करना चाहिए? बेटा ये 6 पॉइंट लिख देना, यही तो है। द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क शुड इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट मिसलीड, मिसलीड मतलब बेवकूफ़ ना बन जाए। ये 6 पॉइंट लिख देना, इसमें 6 पॉइंट्स। मॉडल टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है। द पर्सन कंडक्टिंग ऑडिट शुड टेक केयर टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी, एक्सप्लेन क्लियरली द मीनिंग ऑफ ऑडिट। बेटा इसमें भी मीनिंग भी मांग रहे हैं, डेफिनेशन भी डाल देना और 6 के 6 पॉइंट भी डाल देना। क्वेश्चन नंबर 3, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट डज नॉट चेंज with reference to its nature or size, ट्रू या फॉल्स? कहता ऑडिट का ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होता चाहे एंटिटी का साइज और फॉर्म कैसा भी हो, बिल्कुल ट्रू। हालांकि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव आपको अगले पॉइंट टॉपिक में मिलेगा, बट ये बात याद रखना ऑडिट इस पे डिपेंड नहीं करता, साइज बड़ा है या छोटा, ऑब्जेक्टिव तो सेम ही रहेगा, चेकिंग करना है ना, एंटिटी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो चलिए बेटा, आई होप आपको इतनी सी बात क्लियर है। मेरा सवाल, चलिए आइए रैप अप करते हैं बात को। हमने आज क्या सीखा? हमने चैप्टर 1, मैं नहीं बोलूँगा मैंने चैप्टर 1 शुरू किया, थोड़ा सा आइडिया दिया आपको चैप्टर 1 का, कुछ क्वेश्चन समझाए आपको और उसके बेसिस पे आपको चैप्टर पढ़ाया। मेरी रिक्वेस्ट है क्वेश्चंस को पहले रिवाइज करना जो मैंने लिखवाए, उसके बाद चैप्टर नोट्स जो आपको दूंगा उससे पढ़ना। इज इट ओके? तो व्हाट इज ऑडिट? मेरा काम लर्न करवाना नहीं है, लर्न आपने खुद करना है। मेरा काम है आपको अच्छे से समझा देना, 2-2 3-3 बार समझ पढ़ लोगे आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। सर सारा वर्ड टू वर्ड लर्न करना नहीं बेटा, कीवर्ड्स होते हैं ऑडिट के, वो लर्न करने ज़रूरी होते। इज इट ओके टू ऑल? चलिए बेटा, अलविदा टू ऑल। हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आया।